हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैप्टर 18 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि एयर पोल्यूशन है वो कैसे होता है, एयर जो है पोल्यूटेड कैसे होती है हमारी। इसमें नेक्स्ट पार्ट है, Buju remembers seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winters. बूजू को याद आया कि उसने एक जो है फॉग जैसी जो स्ट्रक्चर है वो देखी है एटमॉस्फेयर में सर्दियों के दौरान। दिस इज़ स्मोक, ये क्या है? स्मोक है। विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फोग, जो कि स्मोक और फॉग से मिलके बनती है, धुआं और धुंध से। फॉग मतलब धुंध, जो सर्दियों में जो सुबह आपको एकदम जो है थोड़ी सी अनक्लियर सी एयर दिखती है वो फॉग होता है। स्मोक और फॉग को मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन बना है स्मॉग, धुएंदार जो है जो धुंध है उसके बारे में बात करते हैं। स्मोक को बोलते हैं जो। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग फ्रॉम स्मोक। और जो स्मोक होता है उसके अंदर ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, और जो कि जो एयर पोल्यूटेंट्स और जो फॉग है उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं? स्मोक बनाते हैं। मतलब जितना भी स्मोक है, धुआं है, वो फॉग से मिल गया और नया उसने चीज़ बनाया स्मोक। द स्मोक कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टी सच एज अस्थमा, कफिंग एंड विजिंग इन चिल्ड्रन। और स्मोक है उससे कई ब्रीदिंग डिफिकल्टीज़ होती हैं, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, जैसे कि अस्थमा हो जाता है और खांसी हो जाती है, या फिर विजिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों के गलों में जो खराश होती है वो हो जाती है स्मोक की वजह से। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। उसके अलावा कई इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी है जो कि एयर पोल्यूशन की जवाबदेह होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जो कई रिफाइनरीज है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, वो मेजर सोर्स है गैसेस पोल्यूटेंट्स का। गैसेस पोल्यूटेंट्स जो है उनसे, जो रिफाइनरीज होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा निकलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रिफाइनरीज से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द प्रोड्यूस्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड है वो जो फ्यूल्स जो कॉम्बिनेशन होते हैं उन जो कोल और पावर प्लांट्स के अंदर कोल से जो फ्यूल निकलता है उसके जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड है वो निकलता है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये इसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो हमारी सांस श्वसन तंत्र है उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। और इसके साथ साथ जो है परमानेंट लंग डैमेज भी इसकी वजह से हो सकता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5। और हमने चैप्टर 5 जो था, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में, उसके अंदर जो है जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल इसकी वजह से क्या क्या जो है होता है, क्या क्या जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हमने चैप्टर 5 में पढ़े थे। वन काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एक तरह का पॉल्यूटेंट है जो कि आज के टाइम पे बहुत इंक्रीज़ हो गया है। CFC उसको बोलते हैं। C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो एंड C मतलब कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रे। जो हमारे फ्रिज में और AC के अंदर, और जो कई जो एरोसोल स्प्रेज जो आते हैं, पेंट वगैरह के जो स्प्रे आते हैं उनके अंदर जो है CFC जो होता है जो कि एक पॉल्यूटेंट है। CFC इज डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर है जो हमको UV रेज से बचाती है, सन की UV रेज से बचाती है, उसको जो है ओजोन लेयर को ये CFC डैमेज कर देता है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब हमको पता है कि जो ओजोन लेयर है हमको सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो पराबैंगनी किरणें जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, वो हार्मफुल होती है जो हमारी स्किन के लिए, उनको हमारी अर्थ तक पहुँचने से कौन रोकता है? हमारी एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर रोकती है। हैव यू हर्ड ऑफ ओजोन होल्स? क्या आपने ओजोन होल के बारे में सुना है? ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। अब आजकल क्या हो रहा है कि CFC बहुत हार्मफुल हो गया एनवायरनमेंट के लिए, तो कंपनीज़ हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनती जा रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं कि उस CFC की जगह जो दूसरे केमिकल्स है जो कि कम हार्मफुल है, केमिकल्स हार्मफुल तो होते हैं लेकिन कम हार्मफुल होते हैं देन CFC, वो अब यूज़ करे जा रहे हैं AC और रेफ्रिजरेटर्स में। In addition to the above mentioned gases, automobiles which burns diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods। और उसके अलावा जो हमने ऊपर देखे CFC वगैरह देखे, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड देखी, उसके अलावा भी कई जो हैं पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि ऑटोमोबाइल जो होती हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं उनके अंदर जो पेट्रोल और डीजल चलता है उसकी वजह से जो बनते हैं पॉल्यूटेंट्स, जो गैसेस बनती हैं, उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है।
ऑल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जो है पेट्रोल और डीजल की वजह से जो है ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, जो हवा में फ्रीली घूमते रहते हैं, सस्पेंडेड मतलब ऐसे ही रहते हैं, घूमते रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, और उनकी वजह से, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से जो विजिबिलिटी है, देखने की जो आर पार देखने की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, क्लियर देखने की क्वालिटी है वो कम हो जाती है। व्हेन इनहेल दे कॉज डिजीज़, और जब वो सांस के साथ अंदर जाते हैं वो पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से जो है हमको बीमारियाँ होती हैं। सच पार्टिकल आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, और ऐसे पार्टिकल हैं वो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो होती हैं, जैसे कि स्टील बनने की जो प्रोसेस होती है, उसके अलावा जो माइनिंग होती है, कोल माइनिंग या गोल्ड माइनिंग जो भी होती है, उनके अंदर भी जो है ऐसे पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी एश पार्टिकल विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमोसफेयर, उसके अलावा जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ से छोटे छोटे जो है राख के कण हैं वो निकलते हैं हवा के अंदर, जो कि पोल्यूट करते हैं हमारे एटमोसफेयर को। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है 18.3, प्रिपेयर टेबल यूजिंग द पोल्यूटेंट्स मेंशन अबव। अब जो ऊपर जो सारे पोल्यूटेंट्स आए, उनके नाम आए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, उनको एक लिस्ट बनानी, उनको एक लिस्ट में मेंशन करना है। यू मे इवन ऐड मोर डेटा टू द फॉलोइंग टेबल, उसके अलावा इस चैप्टर में दिया हुआ, बुक में दिया, उसके अलावा जो बाहर से है वहाँ से भी आप डेटा कलेक्ट करके इस टेबल में डाल सकते हो। सो एयर पोल्यूटेंट्स का नाम लिखना है, वो कहाँ से आए हैं, सोर्स उनके लिखना है, उन पर उनका जो है हमारी लाइफ में क्या असर पड़ रहा है वो लिखना है। सो एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ केस स्टडी द ताजमहल। तो ताजमहल की से ये स्टार्ट हुआ था कि जो बच्चे थे ताजमहल देख के उनको रियलाइज़ हुआ कि एटमॉस्फेयर में जो है पोल्यूटेंट्स इतने बढ़ गए हैं। सो ये ताजमहल है एयर पोल्यूशन की एक केस स्टडी है। केस स्टडी से हमको पता चलता है उसके बारे में और डिटेल्स। सो इसके बारे में देखते हैं हम। Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. 2 डिकेड से मतलब 2 दशकों से 20 सालों से जो ताजमहल है, जो कि इंडिया के अंदर फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है लोगों के लिए, जो कि आगरा में है, वो एक चिंता का कारण बनता जा रहा है। Experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble. So expert का ये कहना है कि जो हवा में जो pollutants हैं वो इसके white marble है, उसका कलर है वो फेड कर रहे हैं, उसको डिसकलर कर रहे हैं। So it is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, monuments and statues also get affected. तो सिर्फ जो जिंदा जो ऑर्गेनिज्म है वही पोल्यूशन से अफेक्टेड नहीं होते, बल्कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, या फिर स्टैचूज़ हो गए, या फिर जो है ये भी इफेक्ट होते हैं सीधे सीधे पोल्यूशन की वजह से। सो सिर्फ एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, प्लांट्स पे पोल्यूशन का असर नहीं पड़ रहा, बल्कि बिल्डिंग्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे, स्टैचूज़ पे भी इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। मतलब हमारी जो जितना जो ये हिस्ट्री के जो जितने भी चीज़ें हैं उन पे भी खासा असर पड़ रहा है पोल्यूशन का। The industries located in and around Agra, like rubber processing, automobiles, chemicals, and especially the Mathura oil refinery, has been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. So आगरा और उसके आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वहाँ है, जैसे कि रबर बनाने की इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल्स की इंडस्ट्रीज़ है, उसके अलावा एक खास जो मथुरा में रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, वो इस जो है जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वैसे पोल्यूटेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। These gases react with water vapor present in the atmosphere to form सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो जितने भी गैसेस हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो जैसे हवा में जाती है तो हवा में मौजूद जो वाटर वेपर होते हैं उनके साथ जो क्या करते हैं, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और आपको पता है एसिड तो खतरनाक होता ही है। और जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, नाइट्रिक एसिड बनाती है। द एसिड ड्रॉप डाउन विद रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हवा में जो मौजूद वेपर पार्टिकल्स से मिलकर बन जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो ये एसिड बनते हैं नए, वो वहाँ के जो एयर वेपर है उनमें से मिलकर रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं और रेन को क्या बनाते हैं, एसिडिक बना देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसिड रेन। और यही रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन कॉरेट्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। और जो एसिड रेन है, जो मार्बल होता है मॉन्यूमेंट्स के, इस मार्बल को ख़राब कर देती है। कॉरेट मतलब ख़राब करना।
द फिनोमिनन इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। और ये जो प्रोसेस जो हो रही है, पूरी जो फिनोमिनन हो रही है, इसको हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। जितना भी फिनोमिना होगा इसको हम क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर बोल रहे हैं। मतलब मार्बल है वो पूरा डिस्कलर हो जाता है वेस्ट ड्रेन की वजह से, इसी को हम क्या बोलेंगे, मार्बल कैंसर बोलेंगे। Suspended particles matter such as the salt particles emitted by Mathura oil refinery has contributed toward the yellowing of the marble. So जो suspended particles होते हैं, जो कि मैटर के suspended particles होते हैं, जैसे कि कुछ salt particles होते हैं जो कि जो है इसमें से निकले हैं, मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकले हैं, वो क्या करते हैं, इस मार्बल को येलो करने के अंदर अपना जो है पार्ट प्ले करते हैं। मतलब जितने भी जो है पार्टिकल्स वगैरह निकलेंगे इन रिफाइनरीज से, वो इस मार्बल को येलो करने का काम कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। और सुप्रीम कोर्ट है उसने काफ़ी जो है कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे ताज को बचाने में हेल्प मिले। It has ordered industries to switch to cleaner fuels like CNG, compressed natural gas, and LPG, liquefied petroleum gas. So जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो आदेश दिया है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि इससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्लीनर फ्यूल यूज़ करें। जैसे कि CNG और LPG है, वो क्लीनर फ्यूल होता है वो, क्योंकि वो कंप्लीट कंबस्टन करते हैं, धुआं वगैरह नहीं देते हैं, पोल्यूटेंट्स रिलीज़ नहीं करते हैं। तो ये जो है क्लियर फ्यूल्स है, इनको यूज़ करने के जो है उनको इंस्ट्रक्शन दिए ताकि जो है वहाँ पे पोल्यूशन कम हो। Moreover, the automobile should switch over to unleaded petrol in the ताज जोन। उसके अलावा जो ऑटोमोबाइल ताज जोन में चलते हैं, जो कि गाड़ियाँ चलती हैं, उनको बोला है कि अनलेडेड पेट्रोल है, जिस पेट्रोल में लेड ना हो, जो कि लेड क्या करता है, पोल्यूशन में इंक्रीज़ करता है, पोल्यूटेंट का काम करता है लीड। सो अनलेडेड पेट्रोल है, उसका यूज़ करें ताज वाले जोन में। ताजमहल के आसपास के 2 किलोमीटर इलाके में अब जो है आज के टाइम पे जो या तो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल चलते हैं, या तो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं, या फिर जो अनलेडेड पेट्रोल चलने वाली गाड़ियाँ वही चलती हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो है टाइम पर जो है गाड़ियों का जो चेकिंग होता रहता है, जो पोल्यूशन मीटर चेक होता रहता है, वो भी टाइम पर होता रहता है। Discuss with your elder and see what they have say about the condition of the Taj Mahal 20 or 30 years ago. So आपके जो बड़े हैं जिन्होंने ताजमहल पहले देखा है, अगर आप उनसे डिस्कस करोगे तो फिर जान पाओगे कि अब का ताजमहल और 20-30 साल पहले के ताजमहल में क्या डिफरेंस था। Try to procure a picture of the Taj Mahal for your scrapbook. और ऐसा करके आप जो है एक आपको पिक्चर भी लेनी है, पिक्चर भी हासिल करनी है ताकि आप अपनी स्क्रैप बुक में लगा सको। तो ये अदर एक्टिविटी है, डोंट माइंड इट। I am reminded of this chapter on crops. I wonder whether acid rain affect the soil and plants also. So acid rain के बारे में पढ़ा था हमने। acid rain जो है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है, उसके साथ जो ये गैसेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जो कि एसिड रेन के फॉर्म में उस एसिड के साथ मिक्स होके उस रेन के साथ मिक्स होके एसिड रेन बनाता है, जो कि हमारी बिल्डिंग्स को और हमारे जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सबको हार्म पहुँचाता है। अब बिल्डिंग को एसिड रेन हार्म पहुँचाए तो ऑब्वियसली क्रॉप जो होती है, हमारी फसल जो होती है, उसको भी हार्म पहुँचाएगी। सो ये एक थिंकिंग पॉइंट है कि अब जो है क्रॉप का याद आया है, चैप्टर 1 के अंदर क्रॉप के बारे में याद आया, उसमें हमने पढ़ा था क्रॉप के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर के। तो उनमें से एक इफेक्ट है एसिड रेन का भी पड़ता है। अगर एसिड रेन किसी इलाके में होती है तो जहाँ की जिस एसिड रेन से बिल्डिंग ख़राब हो रही तो ऑब्वियसली क्रॉप भी ख़राब होगी वहाँ की, और इसके अलावा वहाँ के जो वाटर सोर्स है वो भी ख़राब होंगे। तो एसिड रेन की वजह से सॉइल और प्लांट्स को भी काफ़ी डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम जो है हमारी नेक्स्ट पार्ट है उसमें स्टडी करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।